अभी आपको बताएं, जनूबी अफ्रीका ने दूसरे टी20 मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 207 रन का हदफ हासिल कर लिया। मैच 7 विकेटों से अपने नाम कर लिया। वीजा हेंड्रिक्स ने सिर्फ 63 गेंदों पर 117 रन की इनिंग्स खेली है। रूसी वेंडरसन ने 38 गेंदों पर 66 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 206 रन बनाए और साइम अयूब 98 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जबकि जनूबी अफ्रीका ने 3 मैचों की सीरीज में भी 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली है। चोरियन में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की। साइम अयूब ने जारहाना अंदाज अपनाया। 57 गेंदों पर 98 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। 5 छक्के और 11 चौके भी लगाए। बाबर आजम ने 31 और इरफान खान ने 30 रन बनाए। 20 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 5 विकेट पर 206 रन रहा। रेयान और बार्टमैन ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। 207 रन के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की 2 विकेटें तो 28 रन पर गिर गईं। लेकिन इसके बाद वेंडर डॉसन और रीजा हेंड्रिक्स ने भरपूर बैटिंग की। दोनों ने 157 रन की शराकत बनाई। हेंड्रिक्स ने सेंचुरी बनाई। वो 63 गेंदों पर 117 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद कप्तान क्लासन आए और डॉसन के साथ टीम को 7 विकेट से फतह दिला दी। डॉसन ने 38 गेंदों पर 66 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। जादाद खान ने 2 विकेटें हासिल की। 1 विकेट अब्बास आफरीदी के हिस्से में आई। 7 विकेट की फतह के साथ जनूबी अफ्रीका ने 3 मैचेस की सीरीज भी 2-0 से अपने हाय एवरीवन, दिस इज मीरब दिशान। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत हैरत की बात है, मैंने अभी मैच देखा कि एक अच्छा भला स्कोर बनाने के बाद सबसे पहले तो मैं साइम अयूब के लिए बात करूंगी कि मुझे बहुत दुख हुआ कि वो अपनी सेंचुरी नहीं बना पाए। मतलब ही वॉज जस्ट 2 रन अवे और वो अपनी सेंचुरी नहीं बना पाया। अगर उनकी सेंचुरी बन जाती तो शायद ही उनकी लाइफ की एक बहुत बेहतरीन सेंचुरी होती और टी20 में उनकी एक ऐसी इनिंग्स काउंट होती कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई मैच होता टी20 का या फाइनल होता या एक फाइनल टूर्नामेंट होता, एक बड़ा टूर्नामेंट होता, तो शायद साइम अयूब उसके अंदर लाजमी ऑप्शन होते। बट सैडली वो अपनी सेंचुरी नहीं बना पाए हैं। 98 रन बना पाए और इस वक्त ऑलमोस्ट सब सो चुके हैं मेरे घर में एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्पीक स्लोली। लेकिन मुझे ये वीडियो डालना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज द बॉलिंग वॉज रियली हर्टफुल फॉर मी। क्योंकि आप इतने एक्सपेंसिव ओवर्स करवा रहे हो, आप सब बॉलर्स लिटरली। मतलब आप देखें कि एक 20 ओवर्स में आपने 206 रन बनाए, जिसमें आप लकी रहे, जिसमें वाइड बॉल बहुत ज़्यादा हुई, आपको एक्स्ट्रास बहुत ज़्यादा डिलीवर हुए। और फिर आपने देखा कि जब आप बात करते हैं साउथ अफ्रीका बैटिंग की, तो साउथ अफ्रीकन्स ने अपनी ग्राउंड्स में 19 समथिंग ओवर्स में 3 बॉल्स अवे उन्होंने स्कोर को मतलब आपके 4 रन ज़्यादा बना के दे दिया आपके हाथ में। और शाहीन आफरीदी, अब्बास आफरीदी, हारिस रऊफ, ये तमाम बॉलर्स इस बार कुछ नहीं कर पाए हैं। जहादाद ने सिर्फ 2 विकेट्स हासिल की, जो कि मैं कंसिडर करती हूँ कि हाँ ठीक है, उन्होंने अच्छी विकेट्स हासिल की शुरू में, लेकिन उसके बाद उनको भी पता नहीं क्या हो गया कि वो रन खाते चले गए। 10 की इकोनॉमी के साथ जो है वो जहादाद खेले हैं और शाहीन भी 10 की इकोनॉमी के साथ खेले हैं। और इसी के साथ अगर आप बात करते हैं हारिस रऊफ और अब्बास की, तो दे प्लेड बाय द 14th इकोनॉमी, यानी 14 रन की इकोनॉमी के साथ वो जा रहे हैं टी20 मैच के अंदर। मतलब आप देखो यार, ये इकोनॉमी आपकी टेस्ट में भी नहीं होती है, ओडीआई तो बहुत दूर की बात है। तो आप देखिए कि अगर ये टीम ओडीआई में भी एक मैच जिम्बाब्वे से हारी है, अगर ये टीम ओडीआई अपना एक मैच ऑस्ट्रेलिया से भी हारी है, तो टी20 में आप कैसे कंसीडर कर सकते हो कि आपके ये प्लेयर्स कुछ कर सकते हैं। मतलब हारिस रऊफ क्या सिर्फ उन्होंने कसम खाई है कि उन्होंने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेलना है, तो ये मुमकिन नहीं हो सकता। मतलब इफ इट्स ओनली इन ऑस्ट्रेलिया देन अब हम सारे मैचेस ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं रख सकते हैं। साउथ अफ्रीका हमेशा से हमारे लिए बहुत डोमिनेटिंग रहा है और स्पेशली अगर मैं बात करूँ इस वक्त, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में हमारे एक बहुत ही कॉमन पैनलिस्ट ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की बॉलिंग से जो है वो कांपे टांगती हैं, तो ये कांपे कहीं से भी नहीं टांगती हुई नजर आ रही है मुझे, क्योंकि इतनी शानदार बॉलिंग की हमने कि हमने सिंगल हैंडेडली हैंड्रिक्स को उन्होंने मेरे ख्याल से 117 का स्कोर किया है। और आप देखें कि टी20 के अंदर आप सेंचुरी के साथ आप 17 रन ऊपर इजाफी बना रहे हो। और उसके बाद वेंडर ड्यूसन जिस तरह से उन्होंने अपनी इनिंग्स खेली है, इट वॉज अनबिलीवेबल, इट वॉज रिमार्केबल। पहले उन्होंने ऑब्वियसली स्ट्राइक रोटेट की, उन्होंने मौका दिया हैंड्रिक्स को बिकॉज हैंड्रिक्स अपनी फॉर्म में थे, अच्छी शॉट्स लगा रहे थे। उसके बाद वेंडर ड्यूसन ने जैसे ही देखा कि हैंड्रिक्स आउट हुए हैं, जो कि विकेट हासिल की थी अब्बास आफरीदी ने, इट वॉज अ गुड विकेट इंडीड, बट लेकिन उसका फायदा नहीं था क्योंकि वो बहुत ज्यादा रन ऑन बोर्ड बना चुके थे। एंड सेकेंडली, जैसे ही वेंडर ड्यूसन को पता चला कि हैंड्रिक्स इज नो मोर ऑन द क्रीज, तो उन्होंने जिस तरह से ऑक्यूपाई किया, उन्होंने जिस तरह से खेल का सिलसिला शुरू किया और जिस तरह से उन्होंने लास्ट में अपने कंट्री के लिए उन्होंने ये नहीं सोचा उनकी हाफ सेंचुरी बन रही है, उनकी सेंचुरी बन रही है, ही वॉज जस्ट प्लेइंग आउट ऑफ द वे जाकर।
ठीक है। और इसी के साथ क्लासन, डेफिनेटली क्लासन की अपनी एक क्लास है, उनका आना, उनका वो 6 लगाना वो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आई वॉज ऑलरेडी मैं पहले से ही इस चीज़ की प्रिडिक्शन कर रही थी कि मतलब पहले तो मुझे कहीं पर डाउट हुआ कि शायद साउथ अफ्रीका हार जाए, मतलब 4-6 रन के गैप से। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि 12 बॉल्स जो है यानी 12 रन अवे हैं हम लोग, तो उस वक्त आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द नॉक के यहाँ पर आकर साउथ अफ्रीका जो है वो अपनी फॉर्म में आए। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबकी नज़रें इस बात पर हैं और हमने दोपहर में जिक्र भी किया इस बात का। जेसन गिलेस्पी पाकिस्तान के साथ मौजूद थे। इससे पहले गैरी क्रिस्टन को खैराबाद कहा गया, अब जेसन गिलेस्पी ने हमें खैराबाद कहा या हमने ऐसी चीज़ें क्रिएट कर दी कि वो चले जाएं अब खुद ही यहाँ से, ये मुझे नहीं मालूम है, ये आप बेहतर जानते हैं। सवाल ये है कि आकिब जावेद साहब पर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ क्या डालना मुनासिब है और क्या वो इनके साथ जस्टिफाई कर पाएंगे? देखिए, हमेशा से जब गोरे कोचेज आते हैं, नो डाउट वो होते प्रोफेशनल हैं, अच्छे हैं, उनकी कोई ईगो नहीं होती, प्लेयर्स के साथ पर्सनल कोई उनका ग्रजेस वगैरह वाला सिलसिला नहीं होता। अलबत्ता जेसन गिलेस्पी भी वही उसी जगह चले गए थे जहां पर गैरी क्रिस्टन जो है वो पाकिस्तान को तनहा छोड़ कर गए थे। तो वो आप देखें कि दौरा ऑस्ट्रेलिया से कबल अचानक गैरी क्रिस्टन चले गए, फिर उसके बाद अब जो है वो दौरा जो जनूबी अफ्रीका है उसमें टेस्ट सीरीज़ अभी 2 टेस्ट होने हैं, और उससे पहले जो है वो बोर्ड को कई दफ़ा धमकियां दे चुके जेसन गिलेस्पी, जो हमें ज़राए बताते हैं, जो हमें फाख्ता बताती है, वो ये बताते हैं कि जी जेसन गिलेस्पी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता था कि आप यहाँ पर ज़्यादा स्टे करें, पाकिस्तान की डोमेस्टिक देखें, पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम के साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों के साथ आप स्टे करें, आप उनके साथ उनको काम करें, उन पे जो भी चीज़ें। अब ये क्या करते थे, ये गोरे कोचेज़ जो हैं वो एक एनुअल लीव पे आए हुए थे पाकिस्तान, ये कोचिंग करने नहीं आए थे, ये एनुअल लीव पे आए थे और ये आते थे सीरीज़ पे काम करके और फिर रवाना अपने वापस वतन को चले जाते थे, तो ये रहते नहीं थे यहाँ पे। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि इन्होंने फिर जेसन गिलेस्पी ने, जैसे गैरी क्रिस्टन ने रिज़ाइन किया तो इनको कहा गया कि आप जो है वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में चले जाएं टीम के साथ, राइट। तो उनको ये लालच भी आ गया कि मुझे जो है ना वो दोनों फॉर्मेट की कोचिंग मिले। उन्होंने चेयरमैन से बात की, चेयरमैन ने एग्री भी किसी चीज़ पर किया, लेकिन उसके बाद काम ख़राब हुआ अजाफी रकम पे। अजाफी पैसे मांगना शुरू हो गए जेसन गिलेस्पी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और उन्होंने कहा जी हमें जो है ना वो आप ज़्यादा पैसे दें। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो हैं वो कहते हैं जी कि हम आपको इजाफी पैसे नहीं देंगे। तो उस पर जनाब ये भी एक कन्फ्लिक्ट हुआ, और फिर उसके बाद काफ़ी हद तक चीज़ें चलती रहीं। फिर सिलेक्शन कमेटी के पर एतराज़ात आए, फिर सिलेक्शन कमेटी से जब निकाला गया दोनों कोचेज़ को, तो उस वक़्त जो है वो दोनों कोचेज़ ने गिटमिट की, और फिर उसके बाद दोनों ने इस पर काफ़ी हद तक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया था कि हम लोग सिलेक्शन कमेटी में नहीं हैं तो हमारा ये होगा वो होगा। खैर वो चीज़ें सारी चलती रहीं। अब ये जो थी वो इनसाइडर न्यूज़ थी। बज़ाहिर जो है वो ये कहा गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये कहा गया, जो हमें पता लगा, कि जी वो ज़ाती वजूहात का कहकर और वो चले गए और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। फिर आकिब जावेद को जो है वो रिक्वेस्ट की गई आप टेस्ट सीरीज़ तक भी रुक जाएं, और हालांकि आज जो है वो जेसन गिलेस्पी और बाकी जो लड़के जो मैंने कल बताए थे वो उन्होंने रवाना होना था जनूबी अफ्रीका के लिए। तो वो अब आकिब जावेद ही देखेंगे वहाँ पर सारी चीज़ें, टेस्ट मैच भी आकिब जावेद ही देखेंगे। अच्छी ऑप्शन है, सारा कुछ है, लेकिन आकिब जावेद नहीं मानते थे कोचिंग के लिए। वो चाहते थे कि वो डायरेक्टर एकेडमीज जाएं, और जब तक कोच नहीं आता, 3-4 महीने तक कोच नहीं आता, तो तब तक जो है वो आकिब जावेद ही रहेंगे। और वो चाहते थे कि डायरेक्टर एकेडमीज का ओहदा उनके पास है, और डायरेक्टर इंटरनेशनल जो है वो डायरेक्टर एकेडमीज जो थे नदीम खान वो बने। तो अब चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी पाइपलाइन में, मुख्तलिफ कोचेस से रब्ता करेंगे, गोरे कोचेस से भी रब्ता करेंगे, लोकल कोचेस से भी रब्ता करेंगे। अब जेसन गिलेस्पी टिम नेल्सन की वजह से भी काफ़ी हद तक परेशान थे। जो असिस्टेंट कोच रखे थे टिम नेल्सन, वो उन्होंने उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने से मना कर दिया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो इस वजह से भी उनको थोड़ी सी खार थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर, जो कि वो निकाल कर गए हैं एन सीरीज़ से पहले। तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, शुक्र है अल्लाह का कि आकिब जावेद जो हैं वो वहाँ पर पहले से मौजूद हैं, और सारी चीज़ें अच्छी हैं, अच्छे तरीके से चल रही हैं, और उम्मीद करते हैं कि आज जो पाकिस्तान का मैच है वो हम जीतें, हम बल्कि सीरीज़ जीतेंगे 2-1 से इंशाल्लाह ताला।
चलें, जज्बात बड़े माशाल्लाह बुलंद नजर आते हैं कादिर की तरफ से हमेशा से, इंशाल्लाह। और आई विश के रिजल्ट्स भी इतने ही पॉजिटिव हों जितनी उम्मीद कादिर को है। अच्छा कादिर, एक और चीज़ है, जैसे आपने कहा कि हमें धमकियां दी जाती हैं, हमें तंग किया जाता है राइट बिफोर द सीरीज़, तो ये सारी धमकियों का सिलसिला सिर्फ पाकिस्तान को ही क्यों फेस करना पड़ता है? मतलब पाकिस्तान बोर्ड के साथ क्यों ये सब प्ले करते हैं? देखें, ये तो अब नहीं पता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ क्यों खेलते हैं हर बंदा, लेकिन अब ये है कि जो गोरे कोचेस थे वो धमकी दे, वो अपनी बातें मनवाना चाहते थे और वो हर बात पे ये कहते थे कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। मतलब वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फिर जो बड़े हैं उन्होंने ICC के आगे हार नहीं मानी अभी तक, तो वो इन गोरे कोचेस के आगे हार मानेंगे? ऐसी बात नहीं होती है। आपको जब तनख्वाह मिल रही होती है तो फिर मालिक को आंखें नहीं दिखाते, फिर आप मुलाजम होते हैं। जब आपको तनख्वाह मिल रही होती है, चाहे वो डॉलर्स में मिले चाहे आपको कैश पाकिस्तान रुपीज़ में मिले, वो फिर उसके बाद आप मालिक को आंखें दिखाना शुरू कर दें, उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दें, तो मालिक कब तक बर्दाश्त करेगा? वो यही कहेगा कि थैंक यू वेरी मच। सही बात है। चलें, एक और चीज़ ये है कि आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका ने एक बार फिर आमने सामने होना है। इस पर बड़ी तफसीलन डिस्कशन जो है वो आज हमने दोपहर में की है, एक एक खिलाड़ी के ऊपर बात भी की है। और ये डिस्कशन करने से पहले मैं एक चीज़ आपके साथ बल्कि आपसे पूछना चाहूँगी कि शोएब मकसूद ने कुछ हिंट किया बाबर आजम और रिजवान की ओपनिंग के ऊपर, और दूसरी जानिब यही सेम बात जो है वो डॉक्टर नुमान न्याज ने भी आज की। उन्होंने भी ये कहा कि आप क्यों रास्ता रोक रहे हैं, नोइंग द फैक्ट कि साइम अयूब का स्ट्राइक रेट बेहतर हो सकता है, साइम अयूब T20 में ओपनिंग के लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। और उन्होंने तो खैर शान मसूद की भी बात की। उन्होंने कहा कि शान मसूद को आपने क्यों टेस्ट में रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, वो तो ODI और T20 का बड़ा अच्छा प्लेयर हो सकता है। आप अगर पास्ट की बात करें तो आपके सामने रिजल्ट्स भी हैं। तो ये जो एक टारगेट किया गया या हिंट किया गया बाबर आजम और रिजवान की ओपनिंग के ऊपर, ये बात तो किसी हद तक ठीक नजर आ रही है। आप मुत्तफिक हैं इस बात से? देखिए, मैं शुरू से ही यही कहता हुआ आया हूँ कि अगर आपने ओपनिंग पेयर पे रखना है तो रिजवान ठीक है, नीचे से आप बाबर को आप नीचे कर लें, क्योंकि जब आपके दोनों प्लेयर सिमिलर पोजीशन पर खेलते हैं और सिमिलर फ्रेम ऑफ माइंड के होते हैं, उनको फिर ऊपर जो है वो थोड़ा सा परेशानी होती है। अब मुझे ये लगता है कि बाबर आजम शायद नीचे खेलते हुए इसलिए घबराते हैं कि वो दायरे के, मतलब शुरू में खेलते होंगे 6 ओवर्स 36 गेंदें हैं, दायरे में होती हैं, दायरे के जब आप टाइम करते हैं तो वो निकल जाती हैं, फील्डर कोई नहीं होता। तो बाबर आजम को 1 डाउन आना चाहिए उस पोजीशन पर, और साइम के साथ रिजवान को ओपन करना चाहिए। अगर फखर होते हैं तो फिर आपको फखर और साइम के साथ ही जाना चाहिए। जब तक आपकी ओपनिंग जो है वो ब्लास्टर इनिंग नहीं खेलेगी, तब तक जो है वो आप इसी तरह स्ट्रगल करते रहेंगे और आपके ऊपर प्रेशर आता रहेगा। आप देखिए 6 ओवर्स में अगर आप 70-80 रन बनाते हैं या 70 रन बनाते हैं या 60 रन बनाते हैं, तो इट मीन्स कि आपने अपना काम मुकम्मल किया है और आपके 60 रन से ऊपर आपके पास बोनस है। तो अगर आप 70-80 बना लेते हैं तो आपके पास 6 ओवर्स में बहुत अच्छा स्टार्ट मिल गया। आगे आप मजीद 4 ओवर्स में 115, 110, 20 बना लेंगे और आपके पास टोटल आप देखेंगे 20 ओवर्स हैं। आपके पास विकेट भी हों, आपके ओपनर्स जो हैं अगर दोनों ही अच्छे जारहाना प्लेयर होंगे तो आपको 6 ओवर जो है वो लूटने चाहिए। और मेरा ख्याल है कि बाबर आजम को नीचे रखना चाहिए अपने आप को और थोड़ा टाइम लेके खेलना चाहिए। ओपनिंग में वो प्रेशराइज होते हैं जब उनको डॉट हो रही होती हैं, जब वो चौके नहीं लग रहे होते, कंडीशन जो है वो ऐसी साजगार नहीं होती कभी कभी, तो वो फिर परेशानी जो है उनके लिए बढ़ती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि शान मसूद देखें बेस्ट ऑप्शन है आपके पास मिडल ऑर्डर के लिए, 1 डाउन 2 डाउन पोजीशन के लिए। वो वर्ल्ड कप में भी खेला, अच्छा खेला, ODI में भी बेहतरीन ऑप्शन है। आपके पास बैटिंग लाइनअप ये होगी कि आपके विकेट, आपको पता होगी कि शान खड़ा है तो विकेट नहीं आपकी जाती। सऊद शकील ODI में हो तो सऊद शकील भी आपकी विकेट संभाल लेता है। आपको इस कंडीशन में कम अज कम उन प्लेयर्स को लेके जाना चाहिए था, जैसे हारिस है, मोहम्मद हारिस है, वो इन साउथ अफ्रीकन कंडीशन में, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में, इंग्लैंड की कंडीशन में ये तेज़ खेलने वाले प्लेयर हैं और ये मार धाड़ करने वाले प्लेयर हैं। ऐसे प्लेयर जब 2-3 ओवर खेल लेते हैं तो दूसरे जो बॉलिंग साइड होती है वो प्रेशराइज हो जाती है। इसलिए कम अज़ कम ये थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आप किस कंडीशन में जा रहे हैं और किस कंडीशन में आपने कौन से प्लेयर्स को यूटिलाइज करना है। आप कंडीशन में जा रहे हैं साउथ अफ्रीका की और आप खिलाफ आपने सेलेक्ट किए हैं प्लेयर एशियन कंडीशन के, मतलब एशियन कंडीशन से मुराद जो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं।
अब उधर फास्ट बॉलर्स डोमिनेट करते हैं हमेशा। आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में ये फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार होती है। इसमें आपको वो प्लेयर लेके जाने चाहिए जो फास्ट बॉलर्स को खेलते आए हैं और उनको शौक है फास्ट बॉलर्स को खेलना और पंच हिट करना। तो ये थोड़ा सा मुझे लैक लग रहा है सिलेक्शन में कि आपने जो सिलेक्शन की है नए लड़कों की वो नो डाउट अच्छी की होगी, लेकिन मौका दे रहे हैं तो फिर उन लोगों को भी मौका दें जो इसके हकदार हैं। और मतलब आप जो है वो एक प्लेयर को कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो सिर्फ टेस्ट का ही प्लेयर है, वो सिर्फ वनडे का ही प्लेयर है, या सिर्फ वो T20 का ही प्लेयर है।